हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं आप लोगों को कक्षा 11 का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी बुक से 13वां चैप्टर है और इस चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 8 है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एल्काइनों के रासायनिक गुणों के बारे में बताने वाला हूं। एल्काइनों के निर्माण की विधियां पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है। पहला है अम्लीय लक्षण। और अम्लीय लक्षण क्या होता है, देखो आप अम्लीय लक्षण को देखो आप। एल्काइन अल्प अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एल्काइनों में त्रिबंध से जुड़े कार्बन परमाणु sp संकरित होते हैं। इनमें 50% s गुण होने के कारण इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तथा ये बंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों को एल्केनों व एल्कीनों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से आकर्षित करते हैं। तो बात क्या है यहाँ देखो, एल्काइनों में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो होगा और इसी कारण से इन कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, sp संकरण। ठीक है, अब देखो अगर एसिटिलीन की बात करें तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ा होता है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ा होता है। अब sp संकरण में s गुण ज्यादा होता है। कितना है? 50% s गुण है। और यह गुण क्या है इसको पहले आप लोग समझ लें। देखो एल्केनों की बात करेंगे तो एल्केनों में यहाँ पूरा टेबल बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो इस साइड दिखा दे रहा हूँ। एल्केनों में संकरण होता है sp3। एल्कीन में संकरण कैसा होगा? एल्कीन में होगा sp2 संकरण। एल्काइन में sp संकरण। देखो एल्केनों में सभी के सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित होंगे। एल्कीनों में वे कार्बन परमाणु sp2 संकरित होंगे जिनके ऊपर डबल बॉन्ड होगा और एल्काइनों में वे कार्बन परमाणु sp संकरित होंगे जिनसे त्रिबंध जुड़ा होगा। तो ये चीज तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो sp3 संकरण में कितने कितने s गुण है और कितने p गुण हैं। अगर इनकी बात करें तो sp3 संकरण होता कैसे है, एक s कक्षक और 3 p कक्षक हैं, px py pz। ये 3 p कक्षक हो गए और इनका चारों का संकरण होता है तब जाके sp3 संकर कक्षक बनते हैं। तो यहाँ s गुण कितना हुआ? 25% हो गया। अगले वाले में देखो एल्कीन में एक s कक्षक और 2 p कक्षक जुड़ के क्या कर रहे हैं, आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे और संकरण करेंगे। तो यहाँ पे s गुण कितना होगा? 33.33%। और sp संकरण में एक ही s है और एक p ऑर्बिटल है। दोनों ऑर्बिटल जुड़ करके हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और अपनी ऊर्जाओं को फिर से बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो यहाँ पे s गुण 50% है, p गुण भी 50% है। s गुण ज्यादा होता है तो इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है परमाणु से ज्यादा करीब हैं। s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब होते हैं, एटम से नाभिक से स्ट्रांगली बंधे होते हैं। तो s गुण ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा आकर्षण क्षेत्र में हैं और s गुण कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ी दूरी पर हैं और नाभिक का आकर्षण कम है। तो यही पॉइंट लिखा गया है कि इनमें 50% s गुण होने के कारण इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तथा ये बंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों को एल्केनों व एल्कीनों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से आकर्षित करते हैं। अब ये पॉइंट देखो, ये बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन हो गए एल्काइन में, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन। अब इस बॉन्ड पेयर को हाइड्रोजन की अपेक्षा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो गुण ही वही है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला गुण। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? इस पर आंशिक ऋणावेश आना शुरू होगा और इस पर आंशिक धनावेश आना शुरू होगा। इसी कारण से यहाँ से यह प्रोटॉन के रूप में आसानी से रिलीज हो सकता है, H प्लस आयन के रूप में आसानी से रिलीज हो सकता है, मुक्त हो सकता है। और जो भी स्पीसीज हाइड्रोजन आयन आसानी से देगी वह अम्लीय स्वभाव का होगी। ठीक है,
इसी कारण एल्काइन से हाइड्रोजन आयन H+ आसानी से मुक्त होता है और एल्कीनों की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। एल्काइनो यहां लिखना है, एल्काइनों की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। एल्काइनों की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। अब देखो, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन की अम्लीय प्रबलता का क्रम निम्न प्रकार है। एल्केन बहुत कम अम्लीय होंगे, अम्लीय बिल्कुल नहीं होते, उनसे थोड़े ज्यादा एल्कीन और एल्काइन ज्यादा अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए। यहाँ पे एल्काइनों की अम्लीय प्रवृत्ति से संबंधित एक अभिक्रिया मैं दिखा रहा हूं, उस अभिक्रिया को देख लो आप क्या है। अगर सोडियम धातु से क्रिया होती है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अम्लीय प्रवृत्ति में ही, अम्लीय लक्षण में ही सोडियम से क्रिया, सोडियम से अगर क्रिया कराते हैं एल्काइन की तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एल्काइन सोडियम से क्रिया करके, सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखो, C2H2 ले रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी क्रिया करा देनी है सोडियम मेटल के साथ, और जब सोडियम मेटल से क्रिया कराएंगे इसकी तो यहां प्रतिस्थापन होगा CH, CH2 नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा सोडियम के द्वारा। तो यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, मोनोसोडियम एसिटिलाइड नाम है इसका, मोनोसोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, और यही अभिक्रिया आगे भी होगी। अगले क्रम में क्या होगा, फिर से अगर सोडियम से क्रिया इसकी होती है तो देखो CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA, अब यह क्या हो गया, सोडियम एसिटिलाइड इसका नाम हो गया, यह हो गया सोडियम एसिटिलाइड। और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी क्रिया में यहाँ पे ½ और यहाँ पे ½ रिलीज होगी, यानी हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकलता है, तो +H2 यहाँ लिख दे रहे हैं, +H2। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई जो दिखा रही है कि एल्काइन अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगली अभिक्रिया दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एल्काइनों की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, और एल्काइनों में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, और इनकी अभिक्रियाशीलता योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं और योग अभिक्रियाएं होती हैं। देखो, त्रिबंध की उपस्थिति के कारण एल्काइन अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। इनकी अधिकांश योगात्मक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। और पहली अभिक्रिया इसमें दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग जब एल्काइनों पर होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइन हाइड्रोजन से संयोग करके एल्केन बनाती हैं। तो जब भी हाइड्रोजनों का योग होगा हाइड्रोजन का एल्काइन के साथ, तो एल्केन प्राप्त होगी। अभिक्रिया दिखा रहा हूं, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन है, और जब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक के रूप में निकिल का चूर्ण लेते हैं, चाहे प्लेटिनम का चूर्ण लेते हैं, चाहे पैलेडियम का चूर्ण लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं, गर्म करते हैं लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। हाइड्रोजन का एक एटम एक कार्बन से, दूसरा एटम दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अधिकांश अभिक्रियाएं योगात्मक वाली इलेक्ट्रॉन्स ने ही होती हैं। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, CH2, एक तो बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड बचा है, और CH2 एल्कीन बन गया, एल्कीन। और दूसरे स्टेप में
फिर H2 और फिर से वही रिएजेंट लगाए, निकिल चूर्ण, और टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाना है, 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करना होगा, 300 डिग्री सेल्सियस तक। तब फिर ये हाइड्रोजन फिर से जुड़ेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड फिर ब्रेक होना है, हाइड्रोजन के एटम जुड़ना है, तो CH3 एल्केन प्राप्त होता है। तो इस तरह से एल्काइनों पर हाइड्रोजन का योग होता है। दूसरा योग अभिक्रिया भी रिएक्शन यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखो। अगर एल्काइनों पर हाइलोजनों का योग हो, हाइलोजनों का योग कराया जाए तो सेम प्रोसेस है, एसिटिलीन ही ले रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या करना है, Br2 ब्रोमीन को जोड़ना है। किसी भी कैटलिस्ट की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, देखो, CH Br डबल बॉन्ड बचा है, CH Br, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया है और ब्रोमीन के एक एक एटम दोनों कार्बन के साथ जुड़ गए। नाम आप खुद रखें, नाम क्या होगा, फिर से यहाँ Br2 जुड़ेगा अगले स्टेप में, और देखो CH Br2 सिंगल बॉन्ड CH Br2, नाम लिखते हैं इसका, क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमोएथीन, और इसको क्या कहेंगे, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोएथेन। तो लिख दे रहा हूं 1,2 डाइब्रोमो एथीन। अभी तो यह एल्कीन है ना, यहां पे 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो और एथेन, यहां पे सभी डबल बॉन्ड हट गए हैं। अगर हाइड्रोजन हैलाइड का योग अभिक्रिया होती है तो उसके लिए कुछ लिखना है, दिखा रहा हूं, देखो आप। योगात्मक अपक्रियाओं में तीसरी अपक्रिया आप देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्काइनों के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों की योग अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है तथा जैम डाई हैलाइड बनते हैं। अभिक्रिया दिखा रहा हूं, देखो आप। अब की बार एल्काइन में हम ले रहे हैं प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यह हो गया 3 कार्बन का एल्काइन जिसे प्रोपाइन कहते हैं। और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ दिखा रहा हूं, योग अभिक्रिया HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, योग अभिक्रिया होगी तो देखो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगी। हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड पोर्शन उस कार्बन के साथ त्रिबंध से जुड़े उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन होंगे, तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाद में यहां जुड़ेगा। ठीक है, देखो CH3C Br डबल बॉन्ड CH2, यह 2 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट होता है। पहले भी हमने आपको बताया है, जब यह टूटेगा HBr प्लस और माइनस में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है यह, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, आके यहाँ अटैक करेगा, जुड़ेगा और 2 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट होगा। इसके बाद ब्रोमीन जुड़ेगा, फास्ट रिएक्शन होगी। एक स्टेप और देखो आप, प्लस HBr, अगले स्टेप में क्या होना है, फिर से जुड़ेगा, अभी जगह है, अभी तो द्विबंध बचा है, तो द्विबंध पर भी तो हाइड्रोजन हैलाइड की योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ेगा, फिर से कहाँ जुड़ेगा, देखो आप, इसका ऋणात्मक भाग फिर उसी कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर से यहीं जुड़ना है इसको। बनेगा क्या, CH3C Br और CH3। ठीक है, यहां भी ब्रोमीन और यहां भी ब्रोमीन, ये जुड़ गया है। अब देखो नाम क्या रखेंगे इसका, फाइनल यह उत्पाद मिल गया, योग उत्पाद, इसका नाम रखेंगे 2,2 डाइब्रोमो
डाइब्रोमो और प्रोपेन। और एक बात आप यहाँ ध्यान रखो, जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उनको कहते हैं जैम डाइहैलाइड, ये नाम है, जैम या जैमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। विसिनल डाइहैलाइड आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जब दो परस्पर जुड़े हुए कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो इनको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और जब किसी एक ही कार्बन से दो दो हैलाइड के परमाणु जुड़ गए तो यहाँ पे जैम डाइहैलाइड कहते हैं। तो 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन क्या है, एक जैम डाइहैलाइड है। इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और एल्काइन की जो शेष अभिक्रियाएं बची हैं उनको दर्शा देता हूँ। एल्काइनों की तीसरी मुख्य अभिक्रिया है बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त लवण नलिका में प्रवाहित करने पर उसका चक्रीय बहुलीकरण हो जाता है तथा बेंजीन बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह। एलिफैटिक यौगिक से एरोमेटिक यौगिक पे जाने का यह सीधा रास्ता है। तो देखो एसिटिलीन गैस यहाँ लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मॉलिक्यूल्स इसके लेने हैं और रेड हॉट आयरन ट्यूब, लाल तप्त लौह नलिका होगी, रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारेंगे एसिटिलीन को, तो इसके 3 अणु आपस में जुड़ करके बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन, इसको बेंजीन कहते हैं। और रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एलिफैटिक यौगिक से एरोमेटिक यौगिक यहाँ बनाया जा रहा है। तो एलिफैटिक से एरोमेटिक यौगिक पे पहुंचने का यह सीधा मार्ग है। बहुलीकरण एसिटिलीन का 2 तरह से होता है। देखो, इसको चक्रीय बहुलीकरण कहते हैं क्योंकि चक्रीय यौगिक बना है। एक रैखिक बहुलीकरण भी होता है, जिस तरह से एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनता है ना, पॉलीथीन का निर्माण, उसी तरह से एसिटिलीन से पॉलीएसिटिलीन भी बनता है। और पॉलीएसिटिलीन विद्युत का सुचालक होता है जिसका प्रयोग बैटरियों के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एल्काइन के रासायनिक गुण भी समाप्त हो गए हैं। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।